नमस्कार सभी का चैनल पे अपना स्वागत है। प्यारे साथियों, आज से आपके चैनल पे मैं मनोविज्ञान की क्लासें प्रारंभ कर रहा हूं। ये क्लासें तृतीय श्रेणी शिक्षक हेतु, वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हेतु उपयोगी रहने वाली हैं। पहले अपने इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जहां से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पुटअप होते हैं, उन टॉपिक्स को देखने वाले हैं। अब पहला सवाल आपके जहन में ये होगा, सर आप इसी विषय को क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि मैंने जो मेरी एजुकेशन की है वो लगभग ऐच्छिक विषय मेरे मनोविज्ञान रहा है। भले ही वो बैचलर डिग्री हो, भले ही वो एमए हो, या फिर वो नेट वगैरह हो, या उच्च अध्ययन की कोई डिग्री हो, तो सभी जो है वो मैंने इसी विषय से की है। ऑफलाइन बैच में मैं ये चीज़ें पढ़ाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले। अच्छे से गहराई से इन चीज़ों को देखने वाले हैं और आप अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके अच्छे से समझ में आता है तो आप एक कमेंट करके बताइएगा, ताकि एक मनोबल बढ़ता है पढ़ाने वाले टीचर का कि आपने अच्छा करवाया है और बच्चों के समझ में ये बात आई है। आज की क्लास में जो इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है वो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। इसकी जो भी अवस्थाएं हैं वो आप देख पा रहे हैं। इन सभी अवस्थाओं को अपने बारी बारी इसमें आज देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही गहराई से ये चीजें समझने का प्रयास करेंगे। तो आओ प्रारंभ करते हैं। इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वो आज अपने सर क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इस टॉपिक से कई बार प्रश्न जो है वो परीक्षा में पुटअप हुए हैं। मुख्य रूप से इन्होंने जो 8 अवस्थाएं बताई हैं इनके संदर्भ में प्रश्न जो है वो ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें 2 अवस्थाएं एक अवस्था है, उसके 2 पक्ष होंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। दोनों के मध्य द्वंद्व होता है, तो एक मनोसामाजिक गुण निहित होता है, वहां पर मनोसंकट बनता है उस समय। तो ये पूछ लेते हैं, या फिर ये पूछ लेंगे कि विश्वास बनाम अविश्वास कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो शेषावस्था की है। इस हिसाब से आगे जो भी इसमें टॉपिक में बताया गया है उनको अपने अच्छे से देखने वाले हैं। आज का टॉपिक है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इनका है इरिक इरिक्सन का। इरिक इरिक्सन महोदय जो हैं, इनके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। कब किया गया गुरुजी? 1963 में। ठीक है। इरिक्सन महोदय, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं। ये जर्मन मनोवैज्ञानिक है। ठीक है। तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। कब दिया गुरुजी? 1963 में दिया था। और इसी समय इनकी एक पुस्तक भी आई थी जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड सोशल। चाइल्डहुड एंड सोशल, यानी बचपन व समाज। बचपन व समाज किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये कई बार पूछ लेते हैं, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें होती हैं उनके संदर्भ में। बचपन व समाज या चाइल्डहुड एंड सोशल किसकी पुस्तक है? इरिक इरिक्सन की है, फ्राइड की है, मैकडूगल की है, या विलियम वुंट की है? तो ये किनकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये इरिक इरिक्सन महोदय की प्रसिद्ध पुस्तक रही है। अब सबसे पहले इस चीज को जानो, इनका जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, इनको 2 अन्य और नामों से भी जाना जाता है। वो कौन से हैं सर? पहला देखिए, इनका जो सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसको अहम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। अहम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। अहम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत क्यों कहते हैं, इस चीज को भी अपने समझेंगे। और एक नाम इसका और भी है, उसको भी समझेंगे। अहम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। दूसरा, इसी सिद्धांत को कहा जाता है जीवन अवधि का सिद्धांत। जीवन अवधि का सिद्धांत। ये दोनों नाम क्यों पड़े हैं, इसके पीछे रीजन है, उसको भी समझेंगे। जीवन अवधि का सिद्धांत जो है वो भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है। तो सबसे पहले आप इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए कि ये दोनों नाम क्यों दिए गए हैं। आओ पहले इस पर बात करते हैं। ये जो है अहम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो महोदय हैं, इरिक्सन महोदय, इनको ईगो मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईगो मनोवैज्ञानिक। ये ईगो मनोवैज्ञानिक इनको कहा जाता है क्योंकि ईगो पर, इद ईगो सुपर ईगो जो बताया था फ्राइड ने, उसमें ईगो पर सर्वाधिक बल देने वाले कौन हैं? इरिक्सन हैं। ये एक बार सीटेट में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से ईगो पर सर्वाधिक बल देने वाले कौन है? इरिक इरिक्सन। उसका सही आंसर बनता है। तो ईगो अपने पता है अहम को कहते हैं, इसी वजह से इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम भी क्या रख लिया? अहम मनोसामाजिक सिद्धांत नाम दे दिया। उसके बाद जीवन अवधि का सिद्धांत भी इनको कहा जाता है।
क्योंकि इनका मानना यह है कि किसी बालक में या किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो जीवन भर चलता है, जीवन भर उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता रहता है। जबकि सिगमंड फ्राइड महोदय जो हैं, उन्होंने जब 19वीं शताब्दी में अपना सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति है उसके जो व्यक्तित्व का विकास है वो बाल्य अवस्था में जाके पूर्ण हो जाता है। उस पर अपने एक बार बात कर लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो ये कौन है? सिगमंड फ्राइड है। ये महोदय हैं, इनका नाम सिगमंड फ्राइड है और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा गुरुजी? ये बात बीच में बतानी इसलिए है जरूरी है क्योंकि ताकि आपके समझ में आ जाए। इनका सिद्धांत था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो किसका था? सिगमंड फ्राइड महोदय का था। इनका मानना यह था कि कोई भी व्यक्ति है उसमें व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो किससे होता है? व्यक्तित्व का निर्माण वो जैविक कारकों से प्रभावित होता है। एक बात इसने क्या बताई? जैविक कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है। दूसरी बात सिगमंड फ्राइड ने यह कहा था कि बाल्यावस्था के अंत तक व्यक्तित्व का निर्माण जो है, बालक में व्यक्तित्व का निर्माण वो पूर्ण हो जाता है। ठीक, ये बातें मैंने आपको इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि इन बातों का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में जो बताई गई बातें हैं उनका इरिक एरिक्सन ने खंडन किया था अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में। ठीक, अब मैं पुनः आपको वहां ले चलता हूं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जीवन पर्यंत ये जो चीजें हैं, व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो जीवन पर्यंत होता है, इसलिए इस सिद्धांत को जीवन अवधि का सिद्धांत भी इन्होंने कहा है। इन्हीं को ही ईगो मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है और इनको ही नव फ्राइडवादी माना जाता है। ये कौन है? ये नव फ्राइडवादी है, क्योंकि फ्राइड ने जो सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसमें फ्राइड ने दो बातें कही थी। उसने कहा कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो जैविक कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा किसी व्यक्तित्व में व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो बाल्यावस्था के अंत तक जाते जाते पूर्ण हो जाता है। जबकि इन दोनों बातों का इरिक एरिक्सन महोदय ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था के अंत तक पूरा नहीं होता है, जीवन पर्यंत चलता है। किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है। और इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम जीवन अवधि का सिद्धांत दिया था। ओनली जैविक कारकों से प्रभावित नहीं होता है, जैविक कारक भी इसने बताए हैं। इन्होंने क्या कहा है अपने सिद्धांत में? इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है कि किसी भी व्यक्ति में व्यक्तित्व का निर्माण या बालक में व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है वो शारीरिक परिपक्वता प्लस सामाजिकता प्लस ऐतिहासिकता, इन सभी से मिलके होता है। जैविक कारक तो होते ही हैं, प्लस जैविक कारक जो सिगमंड फ्राइड ने बताए वो तो होते ही हैं, साथ ही किससे प्रभावित होता है? शारीरिक परिपक्वता से, सामाजिकता से और ऐतिहासिकता से। बालक का जब शारीरिक विकास होगा उसके साथ साथ उसमें व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। एक बात हो गई। समाज के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, समाज के अनुभवी व्यक्तियों के साथ कोई बालक रहना शुरू करता है, उनसे जुड़ता है तो उनसे सीखता है, तो सामाजिकता का प्रभाव भी बालक पे पड़ता है, इससे भी उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये दूसरी बात है। ऐतिहासिक जो स्थल होते हैं, ऐतिहासिक जो मूल्य होते हैं, ऐतिहासिक जो इमारतें होती हैं या इतिहास में कोई पुरुष रहा है, उन सब के बारे में भी बालक अगर देखता है, जैसे महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है, कोई बालक वहां पर जाकर के भ्रमण करने के लिए गए हैं, कोई स्कूल के बालक, तो वो महाराणा प्रताप की छतरी को देखकर प्रभावित होते हैं। उनके मन में ये होता है कि महाराणा प्रताप एक महान पुरुष थे और मुझे भी उनकी भांति बनना है, वो कितने महान रहे होंगे, आज उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। तो ऐतिहासिक मूल्य जो है ये भी व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं। तो आशा करता हूं इस पेज की बात आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न से बनने वाले प्रश्न ये हैं कि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? इरिक एरिक्सन ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कब दिया गया? 1963 में। चाइल्डहुड एंड सोशल या बचपन या समाज किसकी पुस्तक है? इरिक एरिक्सन की है। एरिक्सन ने अपने इस सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 8 अवस्थाएं बताई हैं। निम्नलिखित में से ईगो मनोवैज्ञानिक माना जाता है तो इरिक एरिक्सन को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन नव फ्राइडवादी नहीं है? तो अन्य नाम दे दिए, जैसे सुलेमान है वो भी नव फ्राइडवादी है।
सुलेमान भी नवफ्राइडवादी में हैं और इरिक्सन महोदय हैं, ये भी नवफ्राइडवादी में के अंतर्गत आते हैं। इन नवफ्राइडवादियों की अलग से क्लास में मैं आप लोगों को डिटेल करवाने वाला हूं। इस सिद्धांत में मुख्य रूप से क्या बताया है, किसी भी व्यक्ति में व्यक्तित्व का निर्माण जो है उसमें जैविक कारक भी शामिल रहते हैं, उसमें शारीरिक परिपक्वता शामिल रहती है, उसमें सामाजिकता शामिल रहती है, उसमें ऐतिहासिकता शामिल रहती है। ठीक है। और इस सिद्धांत का मुख्य सार अपने देखें तो इनका ये जो सिद्धांत है ये इस बात पे जोर देता है कि किसी व्यक्ति पर कोई परिस्थितियों के अनुसार संकट आता है तो उसका समाधान वो किस प्रकार से करता है, या तो वो उस परिस्थिति से हार जाता है या वो उसका सामना करता है। दोनों सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष में द्वंद होगा तो जो मनोसामाजिक गुण निकलेगा उसको ही व्यक्ति अपनाता है। ये बात इसमें कही गई है। आगे की पेज पे मैं आपको लिए चलता हूं। ये चीजें आपने देख ली होंगी, सारी चीजें आप उतारना चाहो तो यहां से उतार सकते हैं। जर्मन मनोवैज्ञानिक है, इन्हीं के सिद्धांत को अहम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, इसी को ही जीवन अवधि का सिद्धांत कहा जाता है। इरिक्सन महोदय को ईगो मनोवैज्ञानिक और नव फ्राइडवादी माना जाता है, क्योंकि सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था उसमें जो उन्होंने दो चीजें बताई थी कि जैविक कारकों से प्रभावित होता है, बाल्यावस्था के अंत तक जाके व्यक्तित्व निर्माण जो है वो बंद हो जाता है। इसका इन्होंने खंडन किया था। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम जीवन अवधि का सिद्धांत दिया था। ठीक है गुरुजी, आगे चलते हैं। और अब मैं आपको इसमें आगे, इन्होंने एक कर्मकांड शब्द की व्याख्या की है। इनके द्वारा कर्मकांड शब्द की व्याख्या की गई है। यह प्रश्न एक बार सीटेट में पूछा गया था कि कर्मकांड शब्द की व्याख्या करने वाले कौन हैं। कर्मकांड शब्द की व्याख्या करने वाले इरिक इरिक्सन है, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक। ये जो कर्मकांड है सर, इसका क्या अर्थ होता है? इस सिद्धांत के अनुसार इरिक्सन ने यह कहा है कि समाज में रहने वाले अनुभवी, समाज के अनुभवी व्यक्तियों से बालक सीखता है। अनुभवी व्यक्तियों से बालक सीखता है, बात सही है, बालक सीखता है। ठीक है। या उसके आसपास के परिदृश्य में रहने वाले जो लोग हैं उनसे, जैसे माहौल में बालक रहता है उनमें जो अच्छी चीजें होती हैं उनको बालक जो है वो ग्रहण करने की कोशिश करता है। हालांकि बचपन में बालक जो है नेगेटिव चीजों को भी साथ में ग्रहण करते हैं, लेकिन जो जो अवस्थाओं के अनुसार वो आगे बढ़ता है तो वो बुरी चीजों को छोड़ता है और अच्छी चीजों को अपनाता हुआ आगे अपने जीवन में बढ़ता है। इस बात को अपने जानते हैं। तो ये कर्मकांड शब्द की व्याख्या, कर्मकांड शब्द का अर्थ यहाँ पर ये है कि समाज के बड़े बुजुर्ग लोगों से, समाज के अनुभवी लोगों से, परिवार के अनुभवी लोगों के साथ रह करके जब बालक अपने व्यक्तित्व को धीरे धीरे निखारता है, धीरे धीरे बढ़ाता है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, तो वही यहाँ पर कर्मकांड है। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर जो है तीन अवस्थाएं, इन्होंने अपने सिद्धांत में कुल 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। 8 अवस्थाएं कौन सी हैं और प्रत्येक अवस्था के 2 पक्ष बताए हैं। प्रत्येक अवस्था के यहाँ पर इन्होंने 2 पक्ष बताए हैं। एक तो इन्होंने कहा है कि एक तो सकारात्मक पक्ष, एक तो सकारात्मक पक्ष है और दूसरा यहां पर नकारात्मक पक्ष है। दूसरा यहां पर नकारात्मक पक्ष इन्होंने बताया है। अब ये दोनों पक्ष रहेंगे तो दोनों पक्षों के मध्य द्वंद्व होगा, एक मनोसंकट निकलेगा। क्या होगा? मनोसंकट उत्पन्न होता है। इस प्रकार से होता है, इस पर अपने आगे बात करेंगे। मनोसंकट उत्पन्न होगा तो यहाँ पर एक मनोसामाजिक गुण निकल करके सामने आएगा। यहाँ पर एक मनोसामाजिक गुण जो है वो निकल करके सामने आएगा। यानी जो भी पक्ष बाहरी रहेगा इसमें, भाई व्यक्ति के सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, एक तो व्यक्ति सोचता है कि मैं इस चीज से लड़ लूं या मैं इसको छोड़ के भाग जाऊं। दोनों में उसके मन में जहन जिसका परसेंटेज ज्यादा है, अगर सकारात्मकता का परसेंट ज्यादा है तो उस टाइप का मनो सामाजिक गुण जो है वो निकलेगा। अगर नेगेटिविटी ज्यादा है तो नकारात्मक जो है उस टाइप का मनो सामाजिक गुण जो है वो निकल करके यहाँ पर सामने आएगा। तो इस बात को आप समझ लिया होगा। कर्मकांड शब्द की व्याख्या करने वाले भी कौन है? इरिक इरिक्सन महोदय हैं। समाज के लोगों के साथ जुड़ करके, अनुभवी लोगों के साथ जुड़कर जब बालक सीखता है तो उसे कर्मकांड कहा गया है। 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। प्रत्येक अवस्था में 2 पक्ष यहाँ पर रहने वाले हैं। एक सकारात्मक पक्ष रहेगा, एक नकारात्मक पक्ष रहेगा, और दोनों पक्षों के मध्य जब द्वंद्व होगा
तो एक मनोसामाजिक गुण जो है वो निकल करके अपने सामने आएगा। इनके द्वारा जो 8 अवस्थाएं बताई गई हैं उनमें पहली अवस्था ये है, यहां आप देख पा रहे हैं। प्रथम अवस्था जो इरिक्सन के द्वारा बताई गई है वो कौन सी है? विश्वास बनाम अविश्वास है। इसको कई बार जब सीटेट में पूछा तो आस्था बनाम अनास्था जो है ये आया था। आस्था बनाम अनास्था, इसी को ही ट्रस्ट बनाम अनट्रस्ट भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अब इससे प्रश्न ये आता है कि इरिक्सन की जो अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, वो कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो ये 0 से 18 माह कौन सी अवस्था हो गई? शेषवावस्था। शेषवावस्था की विशेषता है कौन सा? विश्वास बनाम अविश्वास, यानी इन्फेंसी जिसे अपने कहते हैं उसकी विशेषता है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट बनाम अनट्रस्ट या आस्था बनाम अनास्था। विश्वास बनाम अविश्वास जो है वो कितने से कितनी आयु तक होती है ये पूछे तो 0 से 18 माह तक विश्वास बनाम अविश्वास की जो अवस्था है उसको माना जाता है। अब इसमें देखिए 0 से 18 माह का कोई बालक है, जैसे ये छोटा बच्चा है, ये कोई बालक है। अब बच्चा रो रहा है तो उस माँ बाप का प्यार अगर उसे मिलता है कि बेटा गोद में लेते हैं, बेटा चुप हो जा, रोते नहीं है, गिर गया कोई बात नहीं, तो बच्चे में क्या होगा? विश्वास की भावना जागृत होती है। बच्चा किसी चीज के लिए बार बार रो रहा है, पेंसिल के लिए, पेन के लिए, चॉकलेट के लिए, बच्चों की छोटी इच्छाएं होती हैं। अगर उसको ला के देते हैं, ले बच्चा, ले बेटा रो मत, ये लेते, पेंसिल का डब्बा लेके आए, तो बच्चे में सकारात्मकता आती है। यहाँ पर क्या आती है? सकारात्मकता आती है। सकारात्मकता आएगी तो फिर उसमें कौन सा विश्वास वाला जो सकारात्मक पक्ष है ये अधिक होगा। यही अगर बच्चा कोई रो रहा है, बच्चा कोई गिर गया और उसकी मम्मी उसे और डांटती है कि गिर गया ना, मैंने कहा था मत भाग, ये कर, तो बच्चे में फिर क्या होता है? अविश्वास की भावना अधिक जो है वो जागृत होने लगती है। बच्चा कोई चीज के लिए मांग करता है, बच्चे को पीट दिया जाता है, बच्चे की अवहेलना बार बार हो रही है, उसकी मांग की पूर्ति नहीं हो रही है, ऐसी कंडीशन में बच्चे में क्या होगा? अविश्वास की भावना जो है वो जागृत हो जाती है। यहाँ पर विश्वास और अविश्वास दोनों में अगर मनोसंकट उत्पन्न होता है तो कौन सा मनोसामाजिक गुण यहाँ पर निकल करके आता है? यहाँ पर मनोसामाजिक गुण बनता है इसमें आशा, कि बच्चे को एक आस होती है। अगर बच्चा कोई काम करने के लिए या किसी चीज की मांग करता है तो बच्चे के मन में ये विश्वास होगा कि मेरे परिवार के सदस्य दिलवाते हैं, उसके माइंड में ये इमेज बनती है। तो कौन सा मनोसामाजिक गुण निकलेगा? आशा या होप अपने कह देते हैं। तो ये पहली अवस्था है। विश्वास बनाम अविश्वास कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो शेषवावस्था की। विश्वास बनाम अविश्वास 0 से 18 माह तक होता है। ट्रस्ट बनाम अनट्रस्ट जो अवस्था होती है इसमें कौन सा मनोसामाजिक गुण निहित होता है? तो होप। ठीक है, आशा जो है ये इसमें मनोसामाजिक गुण निकल करके सामने आता है। ये अपनी पहली अवस्था है। जो इरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई उसमें ये पहली अवस्था रहने वाली है। आगे चलते हैं और दूसरी अवस्था जो है उसको अपने यहां पर देखते हैं। यहां पर मैं बात कर लेता हूं। हाँ, 3 नंबर पर अपने देखते हैं इस चीज को, पहल बनाम अपराध या दोष। ये जो अवस्था है ये 3 नंबर पे आती है। 3 नंबर की जो अवस्था है वो कौन सी है? पहल बनाम अपराध या दोष। इसमें आयु सीमा कब से कब तक होती है? 3 से 5 या 6 वर्ष तक ये मानी जाती है। ठीक है, ये पूर्व बाल्य अवस्था जो है उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। पहले वो शेषवावस्था में थी, अब ये पूर्व बाल्य अवस्था के अंतर्गत इसको रखा गया है। पहल, इसमें क्या होता है? बच्चा खुद से काम करने के लिए प्रेरित होता है। इसमें बच्चा स्वयं काम करने के लिए प्रेरित होता है, स्वयं कार्य हेतु प्रेरित होता है। अगर बच्चा स्वयं काम करने के लिए प्रेरित होता है, ठीक है, तो उसमें अगर उसकी सपोर्ट मिलती है, 5 या 6 वर्ष तक के बालक हैं, जैसे घर पे कोई खिलौना लेके आए, इसमें बच्चा अपने चला के दिखाते हैं तो बच्चा ये कहता है नहीं पापा मुझे दो, मैं खुद चलाकर इस चीज को देखता हूं। देखते हैं अपने कि 5 से 6 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनको उनकी मम्मी अगर नहलाने की कोशिश करती है तो वो खुद यहाँ पर
ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं खुद यहाँ पर खुद समय ना लूंगा, या बाल बनाने की कोशिश उसकी मम्मी करती है तो बच्चे सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं खुद यहाँ पर अपने बाल जो है वो बना लूंगा। तो इस प्रकार की चीजें हैं, इसमें बच्चा स्वयं करने की कोशिश करता है। अगर उनको ये कहा जाए कि हाँ बेटा तू चला सकता है, तू कर ले, तू नहा सकता है, नहा ले, तो वो कोशिश करता है। तब उसमें क्या होता है, एक पहल होती है, ठीक है। अगर उनको उस समय डांट दिया जाता है तो उनको लगता है कि अपने से कोई अपराध हुआ है या हमने कोई दोष किया है, तब उसमें ये नकारात्मक पक्ष जो है ये उत्पन्न होने लगता है, नकारात्मक पक्ष जो है ये उत्पन्न होने लगता है। अगर बच्चे को सही से प्यार मिलता है, उसके कार्य को बढ़ावा दिया जाता है, तब उसमें ये सकारात्मक पक्ष जो है ये उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों में अगर पहल और अपराध में द्वंद्व होगा तो कौन सा मनोसामाजिक गुण यहाँ पर निकलता है, तो इसमें उद्देश्य जो है ये मनोसामाजिक गुण निकलता है। पहल बनाम अपराध या दोष कब से कब तक होता है, तो 3 से 5 या 6 वर्ष तक। आगे चलते हैं और चौथी जो अवस्था इन्होंने बताई है उस पर अपने बात कर लेते हैं। ये तीसरी अवस्था अपने हो चुकी है। आओ अपनी बात करते हैं आगे। इरिक एरिक्सन द्वारा 4 पे जो बताई गई अवस्था है, क्योंकि इन्होंने कुल 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, 4 नंबर पर जो उनकी अवस्था आती है वो परिश्रम बनाम हीनता, ठीक है। इंडस्ट्री बनाम इंफीरियरिटी इसको भी कहा जाता है, परिश्रम बनाम हीनता। इसलिए कब होती है, बाल्यावस्था में ये होती है। परिश्रम बनाम हीनता किस अवस्था का भाग है, किशोरावस्था, शैशवावस्था या बाल्यावस्था, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बाल्यावस्था होगा। इसमें जो मनोसामाजिक गुण निकलता है वो होता है सामर्थ्य। सामर्थ्य होता है करने की इच्छा, करने की इच्छा जो है वो, ठीक है। आयु सीमा कब से कब तक होती है, 6 से 12 वर्ष तक आयु सीमा होती है। अब इसके बारे में देखिए, सीटेट में कई बार इसके केवीएस वगैरह हम पूछ लेते हैं। ये जो बाल्यावस्था होती है या फिर ये जो परिश्रम बनाम हीनता होती है, ये वो आयु होती है, इसी आयु में बालक जो है वो विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। इस आयु में अध्यापक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अपने को पता है प्राथमिक विद्यालय की प्रारंभिक आयु जो है वो चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था को कहा जाता है। झूठ बोलना, चोरी करना, ये भी इसी अवस्था की विशेषता होती है। एक प्रश्न आता है कि नेता बनने की चाह किस आयु की विशेषता है, तो वो भी बाल्यावस्था की विशेषता होती है, ठीक है। इसको डर्टी एज भी कहा जाता है, इसको गंदी आयु भी कहा जाता है। इस आयु में बालक खेल, गीत, संगीत इत्यादि में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, परिश्रम बनाम हीनता कब से कब तक है, 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें मनोसामाजिक गुण कौन सा होता है, सामर्थ्य जो है वो इसमें मनोसामाजिक गुण निकल करके सामने आता है। तो ये किसका भाग होता है, बाल्यावस्था जो है उसमें के अंतर्गत ये आती है। 4 नंबर है। 5 नंबर जो एरिक्सन के द्वारा बताई गई अवस्था है वो है पहचान बनाम भूमिका। पहचान बनाम भूमिका जो है ये 5वीं अवस्था यहाँ पर एरिक्सन ने बताई है। इसमें आयु सीमा का जो दायरा है वो 12 से 18 वर्ष होता है। 12 से 18 वर्ष है तो अपने को पता है अवस्था कौन सी होगी, किशोरावस्था के जो बालक होते हैं ये वाले, तो ये किशोरावस्था का भाग है। अब इसमें सामाजिक गुण जो है वो कर्तव्य परायणता यहाँ पर होता है, क्योंकि किशोरावस्था में अपने देखते हैं कि किसी को आदर्श मान लेते हैं, ठीक है। विपरीत लिंगी के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है, समाज के कार्यों में रुचि लेते हैं, वीर पूजा में विश्वास करते हैं। अपने देखते हैं किशोरावस्था के बालक हैं, कोई ब्याह शादी का कोई प्रोग्राम होता है उसमें अधिकतर किशोरावस्था के बालक ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, भाग भाग कर काम करते हैं, भले वो टेंट संबंधित काम हो, भले वो अन्य काम हो, भले कोई गेस्ट आए हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था करनी है। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से किशोरावस्था के बालक जो है यहाँ कर्तव्य परायणता यानी अपना दायित्व यहाँ पर समझना शुरू कर देते हैं, ताकि उनके समाज में एक पहचान बननी शुरू हो। किशोरावस्था के बालक को लगता है कि मैं अगर यहाँ पर बेहतर करूंगा, दोनों पक्षों में ही होता है उसके, कई गुंडागर्दी के फील्ड में भी जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि इस फील्ड में मेरा नाम होगा, वो तो अलग अलग रुचि के हिसाब से वो बालक होते हैं। लेकिन अधिकतर बालकों को ये लगता है कि अगर मेरे को पहचान बनानी है तो मेरे को पर्सनैलिटी के हिसाब से भी अच्छा दिखना पड़ेगा, मेरे को समाज की नजरों में आना पड़ेगा एक बार कि हाँ यार फलाने का लड़का ठीक है, वो बहुत काम करता है, वो पढ़ने में होशियार है। भले वो हर फील्ड में कर्तव्य परायणता मतलब हर क्षेत्र में वो अपना अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ताकि समाज के लोगों से उनको अच्छा सुनने को मिले, समाज के लोगों में उनकी चर्चा हो कि फलाने का लड़का बड़ा हो गया, समझदार हो गया, वो तो अच्छे काम करने लग गया है, ठीक है। तो ये पहचान बनाम भूमिका जो है ये 5वीं अवस्था एरिक्सन ने यहाँ पर बताई है। आगे चलते हैं और छठी जो इनके द्वारा बताई गई
जो अवस्था है वो है घनिष्ठता बनाम अलगाव। ये घनिष्ठता बनाम अलगाव जो है ये कब से कब तक होता है? 18 से 30 वर्ष। अब देखो इसमें एक होता है प्रेम, ठीक, और एक होता है अलगाव, ठीक है। अब इसमें बात को आप थोड़ा समझो, ये जो उम्र होती है 18 से 30 वर्ष की, अगर यहाँ पर किसी से बहुत ज्यादा लगाव है, घनिष्ठता है, तो उसके प्रति उनकी रुचि बढ़ती है कि वो मेरा खास मित्र है या वो मेरी मित्र है, वो मेरे बिना जी नहीं सकते, वो मेरी इतनी ज्यादा केयर करते हैं, तब इसमें क्या है? रुचि बढ़ती है। ये सकारात्मक पक्ष है इसका, घनिष्ठता। और ये अलगाव, अलगाव का मतलब ये होता है कई बार, जैसे इसमें अपने को पता है कि विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण जो है वो अधिक होता है, ठीक है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण यहाँ होता है लड़कों का लड़कियों की तरफ, और लड़कियों का रुझान जो है वो लड़कों की तरफ अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर आयु का दायरा जो है वो 30 तक पहुंच गया है। यहाँ पर जो अपने फिल्मों में स्टोरी देखते हैं उस प्रकार की भावना जो व्यक्ति हैं इसमें आ जाती है, क्योंकि 30 साल तक यहाँ पर जो है वो पूरी मेच्योरिटी हो जाती है। अलगाव किसी से हो जाता है तो उदास बैठे रहना, घर में बैठे रहना, किसी से बोलना नहीं, खाना नहीं खाते हैं, पूरे दिन सोचते रहते हैं, दिल टूटिया न जुड़े दोबारा, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए, जब टूटिया अंबरों तारा, ऐसे गाने जो सुनते हैं तो उस प्रकार से ये उनके मन में भावना ये आ जाती है। दोनों के अंदर जो मनोसंकट पैदा होगा, दोनों में जब मनोसंकट पैदा होगा इन दोनों स्थितियों में, तो ऐसे में जो मनोसामाजिक गुण है इसमें वो प्यार जो है वो निकल करके सामने आता है, ठीक है। क्योंकि घनिष्ठता जो है वो अधिक प्रभावी इस पर होती है अलगाव पर, तो इस वजह से इसमें जो मनोसामाजिक गुण है वो प्यार यहाँ पर होता है। और ये किसमें होता है? उत्तर किशोरावस्था के अंतर्गत इसको माना गया है। आगे चलते हैं, ये छठी अवस्था है। 7वीं, रचनात्मकता बनाम स्थिरता। रचनात्मकता बनाम स्थिरता। रचनात्मकता किसी कार्य को करने की जो इच्छा होती है, एक होती है रचनात्मकता, एक होती है सृजनात्मकता। अपने सृजनशील बालक होते हैं वो अन्य कामों में अधिक चतुर होते हैं, पढ़ाई के अलावा और भी जो टेक्निकल काम है मैं ये कर दूंगा, किसी चीज को तोड़ दिया उसको दूसरे तरीके से जोड़ दिया, किसी ढांचे को अलग टाइप से तैयार कर देते हैं, वो एक सृजनात्मकता होती है। उसी प्रकार से ये कार्य से जुड़ी हुई बात ही है, इसको बोला जाता है रचनात्मक कार्य। इसको जन्मात्मकता या निष्क्रियता भी कहा जाता है। अब रचनात्मकता में अगर किसी व्यक्ति को बढ़ावा यहाँ पर मिलता है तो उसकी रुचि पैदा होगी, तो उसमें सकारात्मक पक्ष निहित होगा। अगर उस कार्य में उसको असफलता मिल रही है, बार बार वो कोई काम करने की कोशिश कर रहा है और उसको असफलता मिल रही है, तो उसके कार्य में स्थिरता आ जाएगी, वो उस काम को करना ही नहीं चाहेगा दोबारा। ये मेरे से नहीं हो रहा है, क्यों बार बार इसके लिए प्रयास करते हैं। स्थिरता का मतलब रुक जाएगा एक जगह वो काम, और वो आगे काम उनका बढ़ता नहीं है। इसकी आयु सीमा जो है वो 35 से 65 वर्ष तक ये होती है, ठीक है। अपने 35 से, कई बार इसमें अपने 30 से 50 भी आ जाता है, तो यहाँ अमूमन इसको माने तो 35 से 60 वर्ष तक इसको माना गया है, क्योंकि पिछली जो इससे पहले की है वो 30 वर्ष पर खत्म कर दी थी अपने, तो 30 से 50 भी इसको मान सकते हैं। अब रचनात्मकता में क्या होता है? देखभाल। मनोसामाजिक गुण कौन सा निकल करके आएगा? देखभाल जो है वो इसके मनोसामाजिक गुण है। इसमें व्यक्ति समाज के कल्याण के कार्यों में रुचि लेना या ध्यान देना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। इसमें रचनात्मकता बनाम स्थिरता, ये शुरुआत वाले जो इनकी इरिक्सन के द्वारा बताई गई जो अवस्थाएं हैं वहां से ही प्रश्न अधिक पुटअप हुए हैं, यहाँ से इनमें कम ही प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ से प्रश्न आता है तो आप अपने हिसाब से इसको सही भी कर दोगे। 7वीं अवस्था है, उसके बाद बात करते हैं 8वीं। ये 8 नंबर है। यहां अपने बात करते हैं 8 नंबर पे, ईमानदारी बनाम निराशा, ठीक है। संपूर्णता बनाम हताशा भी इसको बोल दिया जाता है। इसमें आयु सीमा जो है वो 65 वर्ष से अधिक होती है। इसमें व्यक्ति के जीवन में ये होता है कि व्यक्ति जीवन भर मैंने क्या कमाया, कितने अच्छे काम मैंने किए, मैंने समाज के लोगों का कितना भला किया, मैंने समाज के लोगों के जो बुरे काम है उसमें मैं कितना भागीदार रहा हूं, बैठ करके वो अपने बारे में सोचता है। और जब वो दिमाग में सोचता है तो ये जो सकारात्मक पक्ष है ये उसका नकारात्मक पक्ष है, तब दोनों में जिसका प्रबल ज्यादा होगा, अगर उसने जीवन भर अच्छे काम किए हैं तो उसमें पॉजिटिविटी ही आएगी, ठीक है।
अगर किसी ने जीवन भर मर्डर किए हैं, किसी का मर्डर कर दिया, चोरी चपेरे किए, लोगों को दुख पहुंचाया, लोगों को हानि पहुंचाई है, सार्वजनिक स्थानों को नुकसान पहुंचाया है, तब वो बुढ़ापे में बैठ के सोचेगा जीवन भर मैं भागा दौड़ में रहा और मैंने पूरे जीवन में बुरे ही काम किए, बुराइयां ही लोगों के मुंह से मेरे को मिली है। ऐसी स्थिति में उसके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अपने देखें तो संपूर्णता बनाम हताशा। संपूर्णता का अर्थ यहाँ पर यह हो गया कि हाँ, मैंने जितना जीवन जिया है वो मेरा सफल जीवन रहा। भले ही मैंने पैसे कम कमाए, लेकिन मैं समाज के कार्यों में आगे रहा, मैं लोगों की भागीदारी में आगे रहा, मैं बच्चों के प्रोत्साहन में आगे रहा, मैं लड़कियों के प्रोत्साहन में आगे रहा। समाज में जितने अच्छे कर्म हो सकते थे मैंने मेरी तरफ से करने की कोशिश की है। आज मैं इस दायरे में हूँ कि मैं 65 वर्ष से ऊपर की आयु में हो चुका हूँ, तो मुझे इस बात का पछतावा नहीं है कि मैंने अपने जीवन में कुछ किसी का भला नहीं किया हो। ठीक है, अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो मन में निराशा आएगी। यहाँ पर सामाजिक गुण जो है वो निकल करके आता है परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता यानी कि मैंने अपने जीवन को अच्छे से जी लिया है, जो भी जिया उसके बारे में दिमाग में मैंने मंथन किया है और ये जो निष्कर्ष निकला वो एक मनोसंकट जो दिमाग में उत्पन्न हुआ उसकी वजह से जो मनोसामाजिक गुण यहाँ पर निकला उसको कहा जाता है परिपक्वता। तो ये इरिक्सन के द्वारा बताई गई जो 8 अवस्थाएं हैं वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर साझा किया है। एक बार पुनः इन चीजों को देख लेते हैं। इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत 1963 में दिया था। इसी सिद्धांत को अहम मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत को जीवन अवधि का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रमकांड शब्द की व्याख्या करने वाले भी इरिक इरिक्सन है। इन्होंने कहा है कि किसी भी बालक में व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो शारीरिक परिपक्वता से होता है, ऐतिहासिकता से होता है और सामाजिकता से। तीनों पक्ष जब मिलते हैं तब जैविक कारक भी इसको प्रभावित करते हैं। चारों चीजों से मिलकर के बालक का व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो होता है। उसके बाद में इनको ईगो मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, इन्हीं को नव फ्राइडवादी भी कहा जाता है। इन्होंने फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है उसका खंडन किया था। फ्राइड ने कहा था कि जैविक कारक जो है वो प्रभावित करते हैं और बालक में जो व्यक्तित्व का निर्माण है वो बाल्यावस्था के अंत तक पूरा हो जाता है। ये फ्राइड महोदय हैं, इनका इन्होंने खंडन किया था। इनका सिद्धांत था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इन्होंने अपनी जो 8 अवस्थाएं जो हैं वो बताई हैं। पहली है विश्वास बनाम अविश्वास। इस प्रकार से ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।